स्वागत है आप सभी का गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन के बारे में। हिंदी में कहें तो आज का जो टॉपिक है अपना वो पैरामीशियम में संयुग्मन का टॉपिक है। कल हमने बात की थी पैरामीशियम में द्विविखंडन की, और कल के टॉपिक में ऐसा हमने डिस्कस किया था कि जो द्विविखंडन की क्रिया पैरामीशियम में होती है वो एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन था। आज पैरामीशियम में जनन में संयुग्मन की क्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पैरामीशियम में संयुग्मन एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम इस टॉपिक का इंट्रोडक्टिव पार्ट फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं, और कल जब हम इस टॉपिक का पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे तो कॉन्जुगेशन की कंप्लीट प्रोसेस के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन, पैरामीशियम में संयुग्मन। कुछ इंपॉर्टेंट बातें। नंबर 1, पैरामीशियम में जो कॉन्जुगेशन की, संयुग्मन की क्रिया हो रही है, ये उदाहरण है एक प्रकार के लैंगिक प्रजनन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि पैरामीशियम में जो संयुग्मन है, जो कॉन्जुगेशन है, वो एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक प्रकार का लैंगिक प्रजनन होता है। तो कॉन्जुगेशन पैरामीशियम में होने वाला लैंगिक प्रजनन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। नंबर 2, अब ये जो क्रिया है इसमें होता क्या है, तो सिंपली मैं बात करूं, दो पैरामीशियम इस क्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, सम्मिलित होते हैं। अब ये जो दो पैरामीशियम इस क्रिया में सम्मिलित होंगे वो एक ही प्रजाति के हैं। जैसे उदाहरण लें, पैरामीशियम कॉर्डेटम प्रजाति का, तो जो दो सदस्य संयुग्मन में सम्मिलित होंगे वे दोनों ही कॉर्डेटम प्रजाति के होंगे, लेकिन आनुवंशिकीय रूप से
अलग अलग होंगे। तो क्या होता है कॉन्जुगेशन में, जेनेटिकली आनुवंशिकीय रूप से अलग अलग दो प्रभेद, जिन्हें अंग्रेजी में स्ट्रेन कहा जाता है, वो कॉन्जुगेशन की क्रिया में सम्मिलित होते हैं। तो क्या बात की कि कॉन्जुगेशन की क्रिया में दो जेनेटिकली यानी आनुवंशिकीय रूप से अलग अलग यानी डिफरेंट और वो भी स्ट्रेन तो दो आनुवंशिकीय रूप से अलग प्रभेद हैं, लेकिन वो सब है किसके? ऑफ ए सिंगल स्पीशीज, यानी एक ही प्रजाति के वो प्रभेद हैं, वो इस क्रिया में सम्मिलित होते हैं। बात याद रहेगी। तो जो दो पैरामीशियम इस क्रिया में सम्मिलित होंगे, उन्हें नाम दिया जाएगा प्री कॉन्जुगेंट्स, यानी वो पैरामीशियम जो कॉन्जुगेशन की क्रिया में सम्मिलित हो रहे हैं, उन्हें प्री कॉन्जुगेंट्स के नाम से जाना जाता है। तो दो चीजें मैंने अभी तक डिस्कस की कि संयुग्मन एक प्रकार का लैंगिक प्रजनन है, और इस क्रिया में क्या होता है, एक ही प्रजाति के लेकिन आनुवंशिकीय रूप से भिन्न प्रभेद वाले दो सदस्य सम्मिलित होते हैं, जिन्हें प्री कॉन्जुगेंट्स कहा जाता है। अब क्या होगा, अब ये जो दो प्री कॉन्जुगेंट्स हैं, इनका क्या होता है, टेम्परेरी यूनियन होगा कि ये दोनों प्री कॉन्जुगेंट्स अस्थायी रूप से एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो टेम्परेरी यूनियन है इन दोनों प्री कॉन्जुगेंट्स का, एंड देन ये फिर क्या करते हैं कि इनका जो माइक्रो न्यूक्लियस है, मैंने कल बात की थी, पैरामीशियम सीलिएट प्रोटोजोअन्स है, और जो भी सीलिएट प्रोटोजोअन्स होते हैं उनमें विषम केंद्रकीय स्थिति होती है। दो अलग अलग प्रकार के केंद्रक उनमें होते हैं, लघु केंद्रक जो आकार में छोटा है, गुरु केंद्रक जो आकार में बड़ा है। और जो लघु केंद्रक होता है उसे जनन केंद्रक भी कहते हैं, क्योंकि वो जनन की क्रिया में सम्मिलित होता है। गुरु केंद्रक को कायिक केंद्रक कहते हैं, क्योंकि वो पैरामीशियम में होने वाली उपापचयी क्रियाओं पे नियंत्रण करता है। तो क्या हुआ, कॉन्जुगेशन में इन प्री कॉन्जुगेंट्स का अस्थायी जुड़ाव हुआ है, टेम्परेरी यूनियन हुआ है, और फिर ये दोनों क्या करते हैं, माइक्रो जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो मटेरियल पड़ा है उसका आपस में इस क्रिया के अंदर ये एक्सचेंज कर देते हैं।
तो 3 चीजें समझ में आई कि टेम्परेरी यूनियन हुआ, और फिर टेम्परेरी यूनियन के बाद ये जो 2 प्री कॉन्जुगेंट्स थे, इन्होंने अपने माइक्रो न्यूक्लियर जो मटेरियल था, माइक्रो न्यूक्लियस यानी लघु केंद्रक में जो पदार्थ पड़े थे, उनको एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर दिया है। चौथी और लास्ट बात मैं डिस्कस करूंगा कि जब पैरामीशियम में, मैंने कल बात की थी कि कॉर्डेटम जो है, अगर स्थितियां अनुकूल हैं, कल बात कर रहे थे फेवरेबल कंडीशंस हैं, तो कॉर्डेटम प्रजाति दिन में 2 से 3 बार द्विविखंडन की क्रिया के द्वारा जनन करती है। क्लियर? और जब वो बार बार द्विविखंडन के द्वारा जनन करती हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, पैरामीशियम का जो आनुवंशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी जो क्षमता है, सामर्थ्य है, वो धीरे धीरे घटने लगती है। और ऐसी स्थिति में जरूरत होती है कि उस आनुवंशिक पदार्थ का पुनर्संगठन किया जाए, उसे मजबूती दी जाए। इसलिए द्विविखंडन के बीच बीच में रेगुलर इंटरवेल पर पैरामीशियम संयुग्मन करता है और अपने आनुवंशिक पदार्थ को पुनर्संगठित वो करता है। तो ये जो क्रिया है संयुग्मन की, ये हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में होगी। इट इज ऑलवेज अकर ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। तो यहां पर द्विविखंडन से कॉन्जुगेशन अलग हो गया, क्योंकि द्विविखंडन हमने बात की थी कि वो तो एक प्रकार का अलैंगिक जनन था, और हमने ये भी डिस्कस किया था जब भोजन पर्याप्त है, ताप अनुकूल है, तभी पैरामीशियम द्विविखंडन द्वारा जनन करता है। लेकिन संयुग्मन एक तो लैंगिक जनन है, और दूसरा पैरामीशियम इस विधि के द्वारा जनन केवल तब करेगा जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो। अब प्रतिकूल परिस्थितियों का मतलब स्टारवेशन, बहुत लंबे समय तक पैरामीशियम भूखा है, यानी जिस जल स्रोत में पैरामीशियम है वहां पर यदि भोजन की कमी हो गई है, इसको हमने स्टारवेशन कहा है, या फिर लो टेम्परेचर है, ताप बहुत कम है, ये दूसरी प्रतिकूल परिस्थिति है। तो ऐसी परिस्थितियों में संयुग्मन की क्रिया पैरामीशियम के द्वारा की जाती है। अगली जो महत्वपूर्ण बात मैं डिस्कस कर रहा हूं, कॉन्जुगेशन की क्रिया कभी भी नाइट में नहीं होगी। रात के समय कभी भी कॉन्जुगेशन नहीं होगा। तो ये क्रिया शुरू होगी आपके अर्ली मॉर्निंग में, और पूरे दिन तक ये क्रिया चलती रहेगी, यानी इस क्रिया में काफी समय लगता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें कॉन्जुगेशन संयुग्मन से संबंधित मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। 5 बातें हैं, बिल्कुल इजी वे में आपको ये 5 जानकारियां समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करूंगा स्टेप बाय स्टेप संयुग्मन की क्रिया कैसे होती है,
कल इसको डायग्राम के द्वारा एक बार मैं और एक्सप्लेन करूंगा। तो बिल्कुल सिंपली समझिए, स्टेप नंबर 1 में क्या हुआ, 2 पैरामीशियम जो एक ही प्रजाति के हैं लेकिन उनके प्रभेद अलग अलग हैं। नाउ दे आर इन कॉन्टैक्ट, एक दूसरे के संपर्क में आए। एक चीज, अच्छा, जब भी हम लोग लैंगिक जनन की बात करते हैं तो ऐसा पढ़ते हैं कि एक मेल एक फीमेल इस तरह का होना चाहिए, लेकिन पैरामीशियम में जब ये कॉन्जुगेशन संयुग्मन हो रहा है तो पता नहीं चल रहा है कि कौन सा पैरामीशियम मेल है, कौन सा पैरामीशियम फीमेल है। बोथ आर सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल, यानी बाहरी आकारिकी देखेंगे तो दोनों ही पैरामीशियम आपको सेम सिमिलर दिखेंगे। तो ये इस प्रकार का जो लैंगिक जनन होता है उसे आइसोगैमस टाइप का लैंगिक जनन कहा जाता है। तो आइसोगैमस प्रकार का ये है। तो 2 पैरामीशियम कांटेक्ट में आए, इन दोनों पैरामीशियम को अभी हम प्री कॉन्जुगेंट्स के नाम से जानते हैं। अच्छा, जब कांटेक्ट में आएंगे तो ये दोनों वेंट्रल सरफेस से कांटेक्ट में आएंगे, अधर सतह से संपर्क में आएंगे। अधर सतह कौन सी? पैरामीशियम की जिस सतह पर ऑरल ग्रूव है, क्लियर, एक खांच, मुख खांच नामक एक संरचना है। तो दोनों पैरामीशियम इस प्रकार कांटेक्ट आए कि इस प्री कॉन्जुगेंट्स की ऑरल ग्रूव और इस प्री कॉन्जुगेंट्स की ऑरल ग्रूव एक दूसरे के संपर्क में आ जाए, तो दोनों ही वेंट्रल सरफेस के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। नंबर 2, अब क्या होगा, दोनों की ऑरल ग्रूव डिसअपीयर हो जाएगी, ये अब भोजन लेना बंद कर देंगे। फिर क्या होगा, पेलिकल है, पेलिकल के अंदर साइटोप्लाज्म मटेरियल है। तो दोनों जो प्री कॉन्जुगेंट्स हैं एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन बनाएंगे। इस कनेक्शन को प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज के नाम से जाना जाता है। तो दोनों की पेलिकल में, दोनों के जो अंदर साइटोप्लाज्म है, इन्होंने आपस में एक संबंध बनाया जिसे प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज कहा जाता है। अब ये दोनों जो प्री कॉन्जुगेंट्स थे इनको कॉन्जुगेंट्स के नाम से जाना जाता है। यहां तक ठीक। अब अगली स्टेप में क्या होगा कि इस वाले कॉन्जुगेंट में, इस वाले कॉन्जुगेंट में, ये इस तरह से कांटेक्ट में है, ये ऑरल ग्रूव डिसअपीयर हो गई, ब्रिज बन गया। अब इन दोनों के अंदर मेगा न्यूक्लियस या मैक्रो न्यूक्लियस गुरु केंद्रक है। दोनों का गुरु केंद्रक छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा और डिसअपीयर हो जाएगा। अब ना तो इसमें गुरु केंद्रक है ना इसमें गुरु केंद्रक है, लेकिन अभी भी दोनों के अंदर लघु केंद्रक मौजूद है। अब माइक्रो न्यूक्लियस में लघु केंद्रक में परिवर्तन होंगे जो बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने हैं। दोनों के लघु केंद्रक अर्धसूत्री विभाजन करेंगे, मियोसिस किया तो 1 2 3 4 केंद्रक इधर बने, 4 अगुणित केंद्रक इधर बने। तो 4 लघु केंद्रक अगुणित यहां, 4 लघु केंद्रक अगुणित यहां। 4 में से 3 दोनों के नष्ट हो गए। अब एक इधर पड़ा है,
एक इधर पड़ा है, दोनों तरफ एक एक है। अब इसमें अनइक्वल डिवीजन हुआ, अनइक्वल यानी असमान हुआ। तो एक बड़ा और एक छोटा, एक बड़ा और एक छोटा, दोनों तरफ बन गए बड़ा केंद्रक छोटा केंद्रक, बड़ा केंद्रक छोटा केंद्रक। बड़े केंद्रक को स्टेशनरी केंद्रक कहेंगे, वो यहीं रहेगा। छोटे केंद्रक को मोबाइल केंद्रक कहेंगे। तो यहां पर भी एक स्टेशनरी एक मोबाइल, यहां पर भी एक स्टेशनरी एक मोबाइल, बीच में प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज। इधर का मोबाइल इधर चला गया, इधर का मोबाइल इधर चला गया, ये एक्सचेंज हुआ। अब स्टेशनरी और मोबाइल आपस में रीयूनियन जुड़ गए, जाइगोट केंद्रक बन गया। अब आगे और केंद्रकीय परिवर्तन होंगे और फिर द्विविखंड द्वारा विभाजन हो जाएगा। तो कल डायग्राम के द्वारा इन सभी परिवर्तनों को, मुख्य रूप से जो परिवर्तन है वो लघु केंद्रक में हो रहे हैं, तो उनके बारे में कल डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और कॉन्जुगेशन का महत्व क्या है पैरामीशियम के लिए, उस पे चर्चा करेंगे। तो आज का जो इंट्रोडक्टिव पार्ट था वो बहुत इजी वे में आपको समझ में आ गया होगा। कल थोड़ा डिटेल डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपकी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।